हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन पर मैंने इससे पहले भी 2-3 वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने बताया था डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं, उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है। और मैंने उस पर अलग अलग वीडियो में अलग अलग चेंजेस करना बताया था कि किस में, यानी टेंस में कैसे चेंज करेंगे, प्रोनाउन में कैसे चेंज करेंगे और कुछ और शब्द में कैसे चेंज करेंगे। तो जिन्होंने वो सारे वीडियोस नहीं देखी हैं, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप उस वीडियोस को देखें, समझें और प्रैक्टिस करें, तब इस वीडियो को आगे देखें, क्योंकि इसमें उन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें बताई जाएंगी। तो उसको अगर आपको अच्छे से समझना है तो वो वीडियोस आपको आनी ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे एसर्टिव सेंटेंस के जितने भी नियम थे वो तो मैंने बता दिए, लेकिन कुछ ऐसे भी अपवाद, कुछ अलग टाइप के नियम इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अपवाद के बारे में जानते हैं। अपवाद का मतलब समझते होंगे कि जैसे कोई नियम है तो जहाँ जहाँ वो नियम लागू नहीं होता तो उसे हम अपवाद कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई नियम बनाएं तो वो नियम मान लो कुछ कुछ जगह पे लागू नहीं हो रहा, तो वहाँ पर उसे हम अपवाद कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो उसमें अगर पास्ट टेंस आता है तो रिपोर्टेड स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है तो उसके टेंस में परिवर्तन होता है। सबसे पहले वीडियो में मैंने यही बताया था कि टेंस में परिवर्तन होता है। तो लेकिन कुछ ऐसे भी अपवाद हैं, यानी कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस हैं जिसमें टेंस में परिवर्तन नहीं होता, जबकि यहाँ पर सेड यानी पास्ट टेंस है तब भी, है ना। तो वो अपवाद कौन कौन से आइए जानते हैं। सबसे पहले कि जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात रिपोर्टेड स्पीच में बताई जाए, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही गई हो, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ बताया गया हो, तो उसमें चेंज नहीं करते हैं, वो जैसे का तैसे लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा है ना, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा कि पृथ्वी जो है सन के चारों तरफ घूमती है। तो ये सदा सत्य रहने वाली बात है, इसमें कोई अलग बात तो हो नहीं सकती, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको आप क्या करोगे, जो इधर का परिवर्तन है वो तो करोगे ही। सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ टोल्ड लिखते, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा। तो सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर कोई साधारण वाक्य हो, मतलब साधारण सा सेंटेंस होता, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता, तो यहाँ पर हम चेंज टेंस में करते, है ना, बट इसमें नहीं करेंगे। तो यहाँ सिंपल जो लिखा है उसको लिख देंगे, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उसी तरीके से ही सेड, उसने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी जो सूरज है वो पूरब से उगता है। ये भी सार्वभौमिक सत्य है, इसमें ऐसा तो है नहीं कि कभी पश्चिम से निकलता है, ये हमेशा वही काम होता है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। सिंपल है, देख रहे हो, इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो अब आपको जब भी ऐसा सेंटेंस दिया जाए तो एक बार चेक कर लेना कि क्या वो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि नहीं। अगर नहीं है तब तो आपको, जैसा मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि टेंस में जो परिवर्तन करते हैं वो आप करोगे। ठीक है, नेक्स्ट अपवाद क्या है। नेक्स्ट अपवाद ये है कि जब कोई आदत से संबंधित बात हो, आदत, ठीक है, आदत भी एक तरह का हो गया सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य तो ऐसा होता है कि उसमें जरा भी परिवर्तन नहीं होता है ना। लेकिन ये जो आदत वाली चीज़ होती है ये भी हमेशा होता है। जैसे कि लिखा है हरी सेड टू रवि, ठीक है, हरी ने रवि से कहा कि कुत्ते अजनबियों पे भौंकते हैं। अब जनरली देखा जाए तो कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, है ना।
तो ये भी एक तरह का सत्य है, तथ्य है, जो कि आदती है। कुत्तों की आदत है अजनबियों पे भौंकना, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इस तरह का जब भी कोई आदती संबंधी तथ्य आए तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में चेंज करते समय इसमें तो परिवर्तन होगा ही। अब यहाँ सेड के बाद ऑब्जेक्ट आ गया है तो ये टोल्ड में बदल जाएगा। तो टोल्ड रवि, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट, बाकी जो जैसे है वो वैसे लिखा जाएगा। समझ गए? इसीलिए इसको बोलते हैं अपवाद। अगर ये साधारण सा कोई वाक्य होता तो यहाँ टेंस में परिवर्तन होता, लेकिन ये आदत संबंधी तथ्य है, इसीलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, व्हेन द कैट इज़ अवे, जब बिल्ली दूर होती है, द माइस प्ले, तब चूहे खेलते हैं। ये भी सत्य है, ये भी आदत संबंधी तथ्य है। चूहे मज़े मस्ती करते हैं जब बिल्ली उनके आसपास नहीं होती है। नहीं, अगर बिल्ली होती है तो वो सब बेचारे बिल में घुस जाते हैं। तो यही चीज़ है, ये आदत संबंधी तथ्य है। ठीक है, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो द टीचर सेड दैट, अब देखो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है इसीलिए यहाँ पे सेड लिखा है। ऑब्जेक्ट होता तो ऐसे टोल्ड लिख देते। बाकी तो ये इसमें कोई चेंज होना नहीं है क्योंकि ये आदत संबंधी तथ्य है। अब आप ये कैसे पहचानोगे कि आदत संबंधी तथ्य है नहीं? आप पहले पढ़ो, उसकी मीनिंग निकालो और मीनिंग निकालने के बाद सोचो कि क्या ये आदतन अक्सर होता है, अक्सर क्या हमेशा होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो हाँ भाई ये आदती तथ्य हो जाएगा, नहीं तो फिर आप उसमें टेंस के रूप अनुरूप परिवर्तित करोगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तीसरा अपवाद देखते हैं। तीसरा अपवाद क्या है? तीसरा अपवाद कह रहा है कि जब कोई कहावत हो, कहावत जानते ही हो, बहुत सारे कहावत होते हैं, उसे हम इंग्लिश में प्रोवर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कहावत आएगा तब भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपका ही सेड ही रहेगा क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है इसीलिए ये सेड है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट, और इसमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। यहाँ क्या लिखा है? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ये एक कहावत है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जैसे का तैसे इसको हम लिख देंगे। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो अब आप समझ गए, कोई भी कहावत आए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। तो इस रिपोर्टेड स्पीच में कहावत आए तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता। अंतिम अपवाद देखते हैं। जब कोई ऐतिहासिक घटना के बारे में बताई जाए, हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री के बारे में बताया जाए जो कि सत्य है, तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि हिस्ट्री बदली नहीं जा सकती। जो हो गया सो हो गया, तो यहाँ पे भी कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो क्या बन जाएगा? द टीचर सेड, अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं था इसीलिए सेड है, नहीं तो टोल्ड हो जाता। दैट कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी जो कालिदास है वो भारत के शेक्सपियर हैं। शेक्सपियर कौन थे? एक बहुत बड़े कवि थे, तो वो उनकी तुलना कालिदास से की गई है। ठीक है, तो कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये भी एक ऐतिहासिक घटना है तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप समझ गए ये चारों अपवाद के बारे में। ये चारों अपवाद अगर आपको किसी सेंटेंस में दिखाई दें, रिपोर्टेड स्पीच में दिखाई दें, तो उसमें परिवर्तन नहीं करोगे, उसके टेंस में परिवर्तन नहीं करोगे। एक बात जान लो, अगर यहाँ पर क्या बोलते हैं प्रोनाउन है तो प्रोनाउन में परिवर्तन होगा, टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। ये बात याद रखना कि किसी मान लो इन चारों में से कोई चीज़ आ गया, कोई इस प्रकार का वाक्य आ गया जिसमें कहावत हो या कोई ऐतिहासिक घटना हो या कोई आदती तथ्य हो और उसमें प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन में परिवर्तन होगा। जैसा कि प्रोनाउन का परिवर्तन का नियम मैंने पिछले वीडियो में बताया है, वो तो परिवर्तन होगा, उसमें कोई दिक्कत
नहीं होगी, ठीक है। लेकिन टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये 100% सही है, ठीक है। कुछ विशेष परिवर्तन, अब तो अपवाद हम लोग जान लिए कि टेंस में कब कब चेंज या परिवर्तन नहीं करते। अब हम लोग कुछ विशेष परिवर्तन देखेंगे। जैसे कि अब देखो, कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में तुम्हें वोकेटिव केस देखने को मिलेगा। वोकेटिव केस का मतलब, जैसे हम किसी को पुकारते हैं उसके नाम से या उसके ओहदे से, तो उसका एक वर्ड होता है। अगर वो वर्ड रिपोर्टेड स्पीच में आता है, किस में आता है, रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है, तो हम उस वर्ड को बाहर निकाल के रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं। किसकी तरह यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह। आइए एग्जांपल देखते हैं। लिखा है द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, राजू, ये नाम लेके बुलाया, राजू आई शैल गिव यू बुक, आई शैल गिव यू बुक, मैं तुम्हें एक किताब दूंगी। तो अब यहाँ पे राजू उसका नाम है, इसे हम वोकेटिव केस कहते हैं, जिसमें किसी को पुकारा जाए, ठीक है। तो राजू एक नाम है, तो इसको बुलाया गया है, तो ये जो है बाहर निकलकर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो चलिए इसको बदलते हैं इनडायरेक्ट में। तो यहाँ क्या बनेगा, द टीचर। अब देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं, लेकिन ये बाहर निकल के ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो जब ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो सेड किस में बदल जाएगा, टोल्ड में। तो टोल्ड राजू, बाकी ये तो जानते ही हो कि मैं तुम्हें किताब दूंगी। अब ये एक टेंस है तो इसमें परिवर्तन होना लाजमी है। तो इसको कैसे बदलते हैं पता ही है तुम्हें। सबसे पहले यहाँ प्रोनाउन तुम्हें दिख रहा है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। जिन्होंने प्रोनाउन में कैसे चेंज करते हैं नहीं देखा है वो वीडियो, तो मैंने शुरू में बताया कि उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पहले आप उसे देख लें। तो ये जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है, द टीचर। अब टीचर मेल भी हो सकती हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, तो मैं मानता हूँ कि टीचर मेल है। तो यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाएंगे, दैट। मेल है तो मेल के लिए ही लगाएंगे, अगर फीमेल होती तो शी लगाते, ठीक है। और शैल को किस में बदल जाते हैं, शुड में, ये भी मैंने बताया था। गिव, अब ये यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, राजू। तो राजू एक लड़का है, लड़के के लिए यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, हिम। क्या यूज़ करेंगे, हिम। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे टीचर भी एक लड़का था तो उसके लिए यहाँ ही यूज़ किए, राजू भी एक लड़का है उसके लिए यहाँ हिम यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया कि पहले आप प्रोनाउन का वीडियो देखिए, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो ही यूज़ किया गया ये सब्जेक्ट में था इसीलिए इसे ही यूज़ किया गया, यहाँ ऑब्जेक्ट में आ गया इसीलिए इसे हिम यूज़ किया गया है, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, द ओल्ड फार्मर सेड, बूढ़े किसान ने कहा, मेरे बेटों, माय सन्स, मैं ये पेड़ तुम लोगों के लिए लगा रहा हूँ। अब यहाँ पे भी पुकारा गया है कि बेटों मैं ये पेड़ तुम्हारे लिए लगा रहा हूँ, तो ये बेटों क्या बन जाएंगे यहाँ जाकर, ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। तो चलो बना लो, द ओल्ड फार्मर टोल्ड। क्यों टोल्ड हो जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो द ओल्ड फार्मर टोल्ड, अब माई सन्स लिखा हुआ है तो माई सन्स, तो जब ये बोल रहा है तब ना माई सन्स है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट में आएगा तो हिज सन हो जाएंगे, हिज सन्स, ये बात समझना, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट यूज़ करेंगे। और फिर ये जो टेंस में परिवर्तन तो आप जानते ही हो, ये कौन सा टेंस है, ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो ये किस में बदल जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे एक आदमी है तो आदमी के लिए क्या यूज़ करेंगे, ही। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यहाँ वॉज यूज़ होता है, तो ही वॉज प्लांटिंग, दीज की जगह दोज हो जाएगा, वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, दोज ट्रीज फॉर। यू जो है आपका सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन यहाँ क्या है, बेटे। बेटे यानी एक से ज़्यादा हैं। अब एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो उनके लिए हम देम यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट में देम यूज़ करते हैं, अगर शुरू में यूज़ करना हो यानी सब्जेक्ट में तो दे यूज़ करते हैं बहुवचन के लिए। तो बहुवचन है यहाँ पर बेटे हैं, कई सारे बेटे हैं।
तो देखो इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं और ये वही लोग चेंजेस कर सकते हैं जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो सारी प्रैक्टिस की हुई हैं। ठीक है। सेकंड कह रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन शब्द आए। अभी तक हम लोगों ने पुकारने वाला शब्द यानी वोकेटिव केस देखा था। अब अगर संबोधन वाले शब्द आए तो उन शब्दों को कहाँ रखते हैं? एड्रेस एस के बाद रख देते हैं। अब ये क्या है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल से, अच्छे से समझ में आएगा। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, नॉटी बॉय यू हैव बीन फाइटिंग अगेन, तुम दोबारा से लड़ाई करके आए हो या दोबारा तुमने लड़ाई किया है। तो ये नॉटी बॉय उसका नाम तो है नहीं लड़के का। अगर यहाँ नाम होता, जैसे कि ऊपर राजू था, यहाँ राजू होता तो ये ऑब्जेक्ट में आ जाता और चुपचाप चेंज कर देते जैसे ऊपर किया गया। लेकिन ये नॉटी बॉय ये एक तरह से संबोधित किया गया है, ये नाम से पुकारा नहीं गया है, संबोधित किया गया है। तो इसको कहते हैं एड्रेसिंग एज। अब यहाँ पर एक माँ अपने बेटे को डांट रही है या बुला रही, कह रही है कि शरारती बच्चे तुमने फिर से लड़ाई करके आए हो आज, तो वो अपने बेटे से कह रही है। तो यहाँ पे मैंने बताया ना एड्रेसिंग से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? एड्रेसिंग से। तो ADDRESSING, एड्रेसिंग। किसको एड्रेस? एड्रेस मतलब संबोधित करना। तो किसको संबोधित किया जा रहा है? बेटे को। एड्रेसिंग हर सन कैसे संबोधित किया जा रहा है? एज नॉटी बॉय, NAUGHTY, नॉटी बॉय। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अपने बेटे को शरारती बच्चे के रूप में संबोधित करते हुए, अपने बेटे को शरारती बच्चे से संबोधित करते हुए, अब उसके बाद ये इसका काम ख़त्म हो गया। अब इसके बाद ये इसको दिमाग में छिपा लो। अब इसको दिमाग में छिपा लोगे तो जैसे चेंज करते हो वैसे करो। एड्रेसिंग हर सन एज नॉटी बॉय, हिज मदर सेड, हिज मदर सेड, अब सेड ही रहेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट तो है नहीं। सेड दैट, क्या कहा? यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं, है नहीं तो लेकिन आप ऐसा सोचो किसके लिए कहा जा रहा है? बेटे के लिए कहा जा रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या यूज़ करोगे? ही। तो ही, और ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, तो इसको आप चेंज किस में करोगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। तो ही हैड बीन हो जाएगा, ही हैड बीन फाइटिंग अगेन। माई डियर डॉटर, मेरी प्यारी बेटी, माई डियर डॉटर, मेरी प्यारी बेटी, सेड सी, उसने कहा, यानी एक माँ अपनी बेटी से कह रही है, आई शैल टीच यू संस्कृत, मैं तुम्हें जो है संस्कृत सिखाऊंगी, पढ़ाऊंगी। तो अब अपनी बेटी को वो डायरेक्ट नाम से नहीं बुला रही है, वो कह रही है मेरी प्यारी बेटी, ये संबोधन है। तो यहाँ पे संबोधन किससे शुरू करते हैं? एड्रेसिंग से। तो एड्रेसिंग, अब किसको एड्रेसिंग किया जा रहा है? हर डॉटर, हर डॉटर, DAUGH। अब कैसे डॉटर को संबोधित किया जा रहा है? एज, यहाँ पे माई की जगह पे हर यूज़ होगा। हर किस लिए? क्योंकि उसकी बेटी है। डियर डॉटर। तो अब सिर्फ माई डियर डॉटर को समझाने के लिए इतना बड़ा वाक्य लिखा गया है कि अब इसका मीनिंग क्या है देखो। अपनी बेटी को प्यारी बेटी कहकर बुलाते हुए, अपनी बेटी को प्यारी बेटी कह के बुलाते हुए, शी सेड, उसने कहा, क्या कहा? आई शैल। आई किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है आपका? शी। शी सेड दैट शी शुड टीच। अब यू किसका है? किसके लिए यूज़ हो रहा है? उस लड़की के लिए, उसकी बेटी के लिए। तो यहाँ पे हर लिखेंगे। तो इस तरह के संबोधन वाले डायरेक्ट सेंटेंसेस में, डायरेक्ट स्पीच में आप उसको हटाओगे और ये देखोगे कि वो कौन बुला रहा है, उसके लिए आप यूज़ करोगे। जैसे कि यहाँ पर एक माँ अपने बेटे को बुला रही थी, तो एड्रेसिंग हर सन एज अ नॉटी बॉय, अपने बेटे को शरारती बच्चा कह के बुलाते हुए। यहाँ एक माँ अपने बेटी को प्यारी बेटी कह रही है, तो एड्रेसिंग हर डॉटर एज हर डियर डॉटर,
अपनी प्यारी बेटी कहते हुए। बाकी जैसे आप नॉर्मल चेंज करते हो वैसे ही ये चेंज किया गया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। सिर्फ आपको ये संबोधन वाले शब्दों को कैसे परिवर्तित करना है वो सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसको आप प्रैक्टिस करिएगा। आई होप अब आप कर लोगे। नेक्स्ट परिवर्तन देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि नीड नॉट को इनडायरेक्ट स्पीच में ज्यों का त्यों रहने देते हैं। जैसे कि किसी इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच में नीड नॉट वर्ड आ जाए तो उसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें नीड नॉट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ही सेड टू हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा आई नीड नॉट गो देयर नाउ, मुझे वहाँ अब जाने की ज़रूरत नहीं है। तो नीड नॉट वर्ड में चेंज नहीं होता है, बस यही। बाकी चेंज जैसे होता है वैसे करोगे। यहाँ पे ही रहेगा, सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो यहाँ टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड हिज वाइफ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट, आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही। अब यहाँ नीड नॉट में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो नीड नॉट ही रहेगा, गो ही रहेगा, देयर के जगह देयर ही रहेगा क्योंकि देयर हियर होता तो देयर लगा देते, लेकिन देयर है पहले से तो देयर ही रहेगा। नाउ लिखा है तो नाउ को किस में चेंज कर देते हैं, देन में। तो ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो देखो कितना सिंपल है। सिर्फ इसमें यही जाना कि नीड नॉट कभी आ जाए अगर रिपोर्टेड स्पीच में तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। अगला है यदि रिपोर्टेड स्पीच में वेल या यू सी शब्द आए, यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच में वेल आए या यू सी शब्द आए तो उसको हटा देते हैं। बाकी जैसे चेंजेस करते हो वैसे करते रहोगे। ये दोनों शब्द अगर कभी दिखाई दे तो उसको हटा देना, इसका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कि यहाँ लिखा है माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, वेल राम, अच्छा राम, आई शैल गिव यू अ प्राइज़, मैं तुम्हें एक पुरस्कार दूंगी। यानी राम से वो कह रही हैं वेल राम, तो वेल शब्द को हटा देंगे। राम एक वोकेटिव केस आ गया, जैसा कि मैंने आपको शुरू वाला यानी पहला वाला बताया था। राम एक वोकेटिव केस आ गया तो ये बाहर निकल कर क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा और वेल को हम हटा देंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, माई मदर। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की तरह आ गया तो ये टोल्ड में बदल जाएगा, टोल्ड राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट। ये आई जो है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो यहाँ एक महिला है तो महिला के लिए शी। शैल किस में चेंज हो जाता है, शुड में। गिव, यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, राम एक लड़का है तो लड़के के लिए यहाँ पे क्या यूज़ होगा, हिम अ प्राइस, ठीक है। तो ये तो चेंजेस आप जानते ही हो, बस ये समझ लो वेल अगर शब्द दिखा है उसे हटा देंगे। नेक्स्ट है माई फादर सेड, मेरे पिता ने कहा, देखिए, देखो, यू सी मतलब होता है देखो। आई कैन नॉट टॉलरेट सच थिंग, मैं इस प्रकार की चीज़ें सहन नहीं कर सकता। देखो मैं इस प्रकार की चीज़ें सहन नहीं कर सकता, ये कहा गया। तो इसमें भी यही काम करोगे, माई फादर। अब यू सी को हटा दोगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं कुछ लाने के लिए तो रहने देंगे, सेड का सेड ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगा देंगे, ठीक है। आई जो है फर्स्ट पर्सन है तो ये किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। कैन किस में बदलता है, कुड में, तो कुड नॉट टॉलरेट सच थिंग्स। टॉलरेट मतलब होता है सहन करना, मैं इस तरह की चीज़ें सहन नहीं कर सकता। तो देखो मैंने यू सी को हटा दिया, समझ गए। पांचवा देखते हैं, पांचवे में क्या कह रहा है। पांचवा कह रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू, होप या फील शब्द आए, ठीक है। जैसे ऊपर वाले में वेल या यू सी शब्द था, अगर ऐसा दिखाई देता तो उसे हटा देते, लेकिन जब आपको रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू दिखाई दे, होप दिखाई दे, फील दिखाई दे, तो थैंक यू को आप थैंक्ड में बदल दोगे, होप को आप होप्ड में बदल दोगे और फील को आप फेल्ट में बदल दोगे। और बदलने के बाद कहाँ यूज़ करोगे, रिपोर्टिंग वर्ब में। जैसे कि देखो यहाँ पर, द सर्वेंट सेड, नौकर ने अपने मालिक से कहा, क्या कहा, धन्यवाद सर, यू फॉर योर हेल्प, आपकी मदद के लिए, धन्यवाद सर आपकी मदद के लिए। तो एक नियम मैंने अभी नीचे बताएंगे, जहाँ पर सर आता है या मैडम आता है उस
वाक्य का इनडायरेक्ट बनाते समय जहाँ पे सेड की जगह हम टोल्ड लिखते थे उससे पहले हम रिस्पेक्टफुली लगा देंगे। क्या कह देंगे? रिस्पेक्टफुली। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। अब यहाँ थैंक यू भी आ गया, तो थैंक यू को हम किस में बदल देते हैं? थैंक्ड में। और ये थैंक्ड कहाँ आ जाएगा? सेड की जगह पे। सेड की जगह पे हम क्या लिखने वाले थे? टोल्ड। तो टोल्ड की जगह पे हम क्या लिखेंगे? थैंक्ड। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे करना है देखो। द सर्वेंट, ठीक है, सबसे पहले तो सर आ गया, तो सर के लिए हम यहाँ पर तुरंत रिस्पेक्टफुली लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रिस्पेक्टफुली। और सेड की जगह अब हम टोल्ड लिखने वाले थे क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट था, लेकिन टोल्ड नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ थैंक यू शब्द आया है, तो इसको हम निकालेंगे और इसकी जगह पे थैंक्ड बदल के यहाँ पर लिख देंगे। थैंक्ड, किसको थैंक्ड किया? हिज मास्टर। यहाँ पर जनरली टोल्ड लिखाता है, लेकिन यहाँ थैंक यू आने की वजह से यहाँ पर थैंक्ड लिखा है। अगर थैंक यू नहीं होता तो यहाँ टोल्ड ही लिखते हम। समझ गए? हाँ, तो इसको क्लियर रखना। थैंक्ड हिज मास्टर। अब किस चीज़ के लिए थैंक किया? फॉर योर हेल्प। तो योर जो है सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? मास्टर। मास्टर एक मेल है, तो फॉर हिज हेल्प। तो फॉर हिज हेल्प। समझ गए? यहाँ पे दैट का यूज़ नहीं किया गया। क्यों नहीं यूज़ किया गया? क्योंकि दैट अगर यूज़ करोगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट बनाने के लिए कुछ नहीं है, सीधा लिखा हुआ है फॉर योर हेल्प। फॉर योर हेल्प के पहले कोई सब्जेक्ट है? आप देखो, सर कहाँ चला गया? यहाँ रिस्पेक्टफुली में। थैंक यू कहाँ चला गया? यहाँ सेड की जगह पे, यानी टोल्ड की जगह पे। तो बचा क्या? यहाँ सब्जेक्ट कोई है ही नहीं, तो सब्जेक्ट नहीं है, तो इसीलिए दैट का यूज़ नहीं करेंगे। इस बात को समझे? अगला देखो, लिखा है आई होप माई फ्रेंड विल कम टुडे। ही सेड, उसने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्त आज आएंगे। तो यहाँ होप शब्द आ गया, तो वही काम करोगे। यहाँ आप सेड की जगह सेड लिखने वाले थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या लिखोगे? आई होप्ड। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है, इसीलिए आप यहाँ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगा दोगे। दैट को आई लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई और माई दोनों एक साथ आ जा रहा है। इसको तो आप निकाल दिए हो, आई और माई साथ आ जा रहा है, तो आप इसको लिखोगे। तो माई फ्रेंड की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिज फ्रेंड। हिज फ्रेंड क्यों हो रहा है? क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही है, तो ही के लिए यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? हिज। और विल किस में चेंज हो जाता है? वुड में। वुड कम टुडे का मतलब दैट डे। ये भी मैंने आपको बताया है। तो देखा कितना सिंपल है ये। यहाँ पे दैट क्यों नहीं लगाया? आप समझ गए होगे, क्योंकि फॉर के पहले कोई सब्जेक्ट नहीं था, इसीलिए यहाँ दैट नहीं लगा, और यहाँ मैंने दैट लगाया है। और बाकी ये चेंजेस तो आप पहले से जानते हो, क्योंकि पिछला वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली गई हैं। अब ये आखिरी टॉपिक है, इसमें क्या है लिखा हुआ है? यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम आए, ये तो मैंने ऊपर बता दिया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम आता है तो आप रिस्पेक्टफुली लगा देते हो। कहाँ पर रिस्पेक्टफुली लगाओगे? रिपोर्टिंग वर्ब में। जैसे यहाँ लिखा है बच्चे ने कहा या बच्चों ने कहा, मैडम यू आर वेरी काइंड, आप बहुत दयालु हैं। तो यहाँ पे लिखोगे द चिल्ड्रेन रिस्पेक्टफुली, तुरंत रिस्पेक्टफुली लगाओगे। रिस्पेक्टफुली। अब सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट होता तो टोल्ड लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे सेड ही लिखेंगे। सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट। यू सेकंड पर्सन है ना, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? मैडम। तो मैडम के लिए अब क्या यूज़ करोगे? मैडम फीमेल है, दैट शी वॉज वेरी काइंड। तो देखा, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट था नहीं, लेकिन आप जान रहे हो कि ऑब्जेक्ट किसे कहा जा रहा है? मैडम को कहा जा रहा है, तो इसका मतलब कि शी लगा देंगे यहाँ पर। तो ठीक, शी हो गया, और आर जो है प्रेजेंट है, तो पास्ट में वॉज हो जाएगा। वेरी काइंड, वेरी काइंड, ये सब चेंजेस तो आप जानते हो। ठीक है, सर या मैडम जब भी आपको दिखाई दे तो आप रिस्पेक्टफुली लगा दोगे, जैसा कि ऊपर भी बताया गया। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। तो ये है आप लोगों के लिए होमवर्क, आप पॉज करके इसे नोट कर लीजिए और इसको प्रैक्टिस करिए। जैसे मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें बताई हैं, उसी तरीके से आप एक एक नियम को अच्छे से पढ़िए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो है, तो
मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई बात अगर आपको पूछनी है तो कमेंट में बेझिझक जाके आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।